हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का हम डिस्कशन करेंगे और आज बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आए हैं, यू विल एंजॉय इट। तो पहले से ही आप चाहो तो लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, वो भी आपके साथ में देखते जाएं। ओके, तो शुरू करते हैं। एडिटोरियल्स पे जाने से पहले यहाँ पे कुछ आया था G20 के बारे में। तो जो पहले नीति आयोग के सीईओ थे, लास्ट मंथ तक के सीईओ थे अमिताभ कांत, इनको शेरपा बनाया गया है। और इससे पहले अभी शेरपा जो थे वो पीयूष गोयल थे, जो कि कॉमर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं। और एक्चुअली में क्या है कि इंडिया पहली बार जो है ना प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है G20 की, और ये रहेगी December 1, 2022 से लेके November 30, 2023 तक। तो इस वजह से एक फुल टाइम शेरपा की ज़रूरत थी और कंटिन्यूसली एक्टिविटीज़ जो हैं वो चलती रहेंगी, जिसकी वजह से इनको अभी अपॉइंट किया गया है एज द शेरपा। ओके, और कांत के बारे में आपको बस ये बता दूं, अमिताभ कांत जो हैं ये नीति आयोग के सीईओ थे सिंस 2016 और उसके बाद इनको एक्सटेंशन मिला था। तो ये जून 2000 मैं लास्ट मंथ बोली, लास्ट ईयर जून में जो थे इनका ख़त्म हुआ था, है ना। और G20 प्रोसेस जो होता है ये एक्चुअली में दो में डिवाइडेड है। एक होता है शेरपा ट्रैक और एक होता है फाइनेंस ट्रैक। तो शेरपा ट्रैक में करीब 100 ऑफिशियल मीटिंग्स होंगी, जो कि एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, डिजिटल इकोनॉमी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनवायरनमेंट, इन सबसे रिलेटेड रहेंगी। एंटी करप्शन, मतलब बहुत ही वास्ट एरिया है। टूरिज्म, कल्चर सब रहेगा। और फाइनेंस ट्रैक में जो है वो 40 मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाएंगी। ठीक है, तो शेरपा ट्रैक का हमारे शेरपा कौन रहेंगे, याद रखना, फॉर्मर सीईओ ऑफ नीति आयोग अमिताभ कांत। ओके, आगे अब आते हैं हम एडिटोरियल पेज पे। तो एडिटोरियल यहाँ पे एक आया है, अभी सर्विस चार्ज के ऊपर आया था और उसमें एक गाइडलाइंस इशू की गई थी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी द्वारा 4 जुलाई को। और जहाँ पे मतलब सर्विस चार्ज की जो लेवी की जाती है होटल्स और रेस्टोरेंट्स में, उसको मतलब उसके लिए कहा था कि ऐसा मतलब कंपलसरी वाला नहीं होना चाहिए और हिडन चार्जेस इस तरीके के या फिर मैंडेटरी करके होटल को चार्ज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ें बताइए। अभी तक वैसे जो आप आर्टिकल्स आ रहे थे अगर आपने देखे हो तो उसमें यही सब आ रहा था कि किस तरीके से मतलब सर्विस चार्ज हिडन रहता है और मतलब कंज्यूमर्स के साथ गलत रहता है। यहाँ पे मैं ये आर्टिकल इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने थोड़ा अलग व्यू लिया है। रीज़न बीइंग कि जो राइटर हैं ये खुद मतलब रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं और इसलिए इन्होंने बताया है कि मतलब कुछ चीज़ें, जैसे आपको है ना यही चीज़ें प्रोज एंड कॉन्स सब लिखने के लिए आ जाता है ना, तो आपको नेगेटिव्स भी पता होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पता होने चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने सर्विस चार्ज के बारे में बताया है। इन्होंने देखो सबसे पहला पॉइंट ये कहा है कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पे जो वेटर सर्व कर रहा है या मैनेजर, बस आप इन्हीं से ही डील करते हो, है ना। और इसके अलावा बैक एंड पे क्या चल रहा है तो वो आपको पता नहीं रहता है। तो कई सारे वर्कर्स बैकग्राउंड पे भी काम कर रहे होते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि आप जो मील एंजॉय करने आए हो आप उसको प्रॉपरली एंजॉय करो। और आप उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो तो ऑब्वियस ही बात है वो कहीं ना कहीं थोड़ा इसकी वजह से एक लॉस में रहते हैं। तो जो सर्विस चार्ज है यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये रेस्टोरेंट की सेल्स से लिंक्ड रहता है और जो वेजेस दिए जाते हैं उनसे अलग होता है ना। जो भी वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो वेजेस मिलते हैं उससे अलग होता है। तो इन्होंने कहा है कि ये एक इक्विटेबल और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और कई बार जो मतलब इनअप्रोप्रिएट इंसेंटिव्स मिलते हैं, जो मतलब सामने ही सर्व कर रहे हैं उनको मिलते हैं, तो वो चीज़ नहीं रहती है। सर्विस चार्ज जब जाता है तो वो वर्कर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। फाइन। सेकेंड इन्होंने चीज़ ये बोली है कि एक और इम्पॉर्टेंट ये फंक्शन करता है प्राइस ट्रांसपेरेंसी का, कस्टमर के लिए भी और रेस्टोरेंट वर्कर के लिए भी। तो एक्चुअली में वही होता है कि कई बार रेस्टोरेंट्स कई सारी सर्विस देते हैं ना, डाइन इन भी देंगे, टेक अवे भी देंगे, डिलीवरी भी देंगे। तो उस टाइम पे मतलब कस्टमर को एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि किस चीज़ का क्या चार्ज लग रहा है। तो अगर आप डिलीवरी करते हो तो कई बार पैकिंग चार्ज, डिलीवरी चार्ज अलग से लगता है। उसी तरीके से सर्विस चार्ज जो है वो वहाँ पर सर्विस देने के लिए एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी का काम करता है। अब तीसरी चीज इन्होंने कही है कि जो रियल एस्टेट है वो बहुत तेजी से बदल रहा है और खासकर बड़े शहरों में तो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है ना। तो अब रेस्टोरेंट जो होते हैं वो जहाँ पे भी रेस्टोरेंट खुला होता है तो उनको वहां पे रेंट पे करना पड़ता है। अब रेंट अग्रीमेंट जो रहता है उसमें कई बार ये भी क्लॉज रहता है कि रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे रहेगा, है ना। तो लीज कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू शेयरिंग देते हैं। अब रेवेन्यू शेयरिंग में क्या आएगा कि रेस्टोरेंट कितनी कमाई कर रहा है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सर्विस चार्ज होता है वो
रेवेन्यू में काउंट नहीं किया जाता है। और रियल एस्टेट ऑपरेटर्स भी जानते हैं कि ये जो पैसा होता है सर्विस चार्ज से आने वाला जो पैसा होता है वो रेस्टोरेंट के पास नहीं आता है, उसके मैनेजमेंट के लिए नहीं आता है, वो वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस वजह से ये चीज़ जो होती है वो रियल एस्टेट के रेवेन्यू शेयरिंग क्लॉज में इंक्लूडेड नहीं रहती है। अब एक और यहाँ पे फैक्ट बताया इन्होंने कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री अभी केवल अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जो कि जीएसटी रेजीम के अंडर टैक्स इनपुट्स को क्लेम नहीं करती है। तो इसलिए इन्होंने मतलब एक तरीके से मांग करी है कि ये सिनेरियो है एंड दिस इज द जस्टिफिकेशन कि सर्विस चार्ज क्यों होना चाहिए। ओके, तो ये था। गाइडलाइन याद रखना किसकी आई है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। और ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन। ओके, ये आपके सिलेबस में है, आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, अर्बन पुअर्स को लेके, माइग्रेंट्स को लेके आया है, और इसको लिखने वाले जो हैं वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं। तो काफ़ी अच्छा भी ड्राफ्ट किया हुआ है, यू वुड एंजॉय इट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और ये डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, इसलिए इसका है ना पॉइंट सीधे सीधे नोट कर लेना। तो अब ये है कि अर्बन पुअर खासकर मतलब जो माइग्रेंट्स वगैरह आते हैं, और अभी मतलब खासकर आफ्टर पेंडेमिक बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स का मतलब आना जाना हो ही रहा था, तो उनकी सिचुएशन को लेके, अर्बन पुअर को लेके यहाँ पे बताया गया है। तो पहले तो उन्होंने एक फैक्ट बताया है कि हाफ ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू अर्बनाइज बाय 2030। आधा इंडिया जो है अर्बनाइज हो जाएगा 2030 तक, और कम से कम उसमें से उस हाफ अर्बनाइज्ड वाले पॉपुलेशन में से कम आधी पॉपुलेशन ऐसी होगी जो कि माइग्रेंट्स होंगे, है ना, जो कि कई वजहों से मतलब एग्रीकल्चर के मैकेनाइजेशन की वजह से, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से या पेंडेमिक की वजह से माइग्रेट होके यहाँ पर आए होंगे, है ना। तो आधी अर्बन पॉपुलेशन के आधे लोग जो होंगे वो माइग्रेंट्स होंगे। तो अब यहाँ पे सवाल उठाया है कि व्हाट कैन मेक द लाइव्स ऑफ द अर्बन पुअर बेटर इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। यानी कि आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो अर्बन पुअर हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, उनके लिए क्या सजेशंस आप दे सकते हो, क्या सोल्यूशंस दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सीधे सीधे इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए और मैं फिर से कह रही हूँ उसको एज इट इज आप नोट डाउन कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज इन्होंने कही है कि उनमें सबसे पहले लीडरशिप होनी चाहिए, एक इलेक्टेड लीडरशिप होनी चाहिए अर्बन लोकल बॉडीज में, बस्ती या फिर स्लम क्लस्टर लेवल पे। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जैसे पॉपुलेशन होती है 6000 से लेके 2 लाख तक, मतलब मेट्रोज में वेरी करती है। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनली भी कहा गया है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में 243S जो है आपका, है ना, अर्बन ये आपका म्यूनिसिपैलिटीज के लिए जो आर्टिकल्स हैं 243P के बाद 243O तक आपके किसके होते हैं, वो आपके ग्राम पंचायत वगैरह के होते हैं, रूरल के होते हैं, और उसके बाद में फिर ये म्यूनिसिपैलिटी के होते हैं। और इसमें 243S जो है वो वार्ड कमिटीज के लिए है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कहा हुआ है कि स्टेट लेजिस्लेचर मतलब किसी भी तरीके से रोक नहीं सकता है कि अगर कमिटीज जो है वार्ड कमिटी के अलावा और भी कमिटीज अगर बनाई जाएं तो। सो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ ऑथर ने कहा इस रास्ते में नहीं आएगा, आप चाहो तो और कमिटीज बना सकते हो, और स्लम लेवल पे आपको या बस्ती लेवल पे लीडरशिप, इलेक्टेड लीडरशिप होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पहला सजेशन था। सेकंड इन्होंने कहा है कि बेसिक नीड्स अगर देखें तो इनको बेसिक नीड्स ही नहीं मिलती है ना। तो जैसे जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें अगर आप देखो तो केवल 50% अर्बन पॉपुलेशन है। ये फैक्ट मैंने आपको कल भी बताया था कि NFSA में केवल 50% अर्बन पॉपुलेशन कवर्ड है ना। तो केवल 50% को, हाफ ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन को एक्सेस है चीप फूड ग्रेन्स में। तो इसी तरीके से कई सारी जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो इसलिए ऑथर ने ये कहा है कि आइडेंटिटी मार्कर्स होने चाहिए NFSA लिस्ट के मुताबिक, और उसके अलावा जो डिप्राइव्ड हाउस होल्ड्स हैं जिनको एक्सेस नहीं मिल रहा है अभी NFSA में, उसका भी है ना आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए। और कम्युनिटी कनेक्ट प्रोसेस, यानी वही है कि एक दूसरे से कनेक्ट कर करके कम्युनिटी में एक दूसरे से मैसेज फैला के या बात कर करके आपको ये चीज़ भी पता करनी चाहिए कि जो नॉन एंटाइटल्ड बेनिफिशियरीज हैं जिनको कायदे से नहीं मिलना चाहिए, उन ऐसी एंट्रीज को भी डिलीट किया जाए। ठीक है, तो जो डिप्राइव्ड है उनको इंक्लूड करो और जो नॉन एंटाइटल्ड है उनको डिलीट करो। तो सेकंड इन्होंने सजेशन दिया है ये चीज़ का NFSA और पब्लिक सर्विसेज के लिए। तीसरा अब इन्होंने कहा है कि जो कैंपेन्स वगैरह चलाए जाते हैं
उसका भी मतलब आपको है ना कम्युनिटी कनेक्ट कैंपेन के थ्रू आपको ये करना चाहिए कि आप उनको आइडेंटिफाई करो, जो कि डिप्राइव्ड हाउस होल्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो और फिर इंश्योर करो कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स भी उनको दी जाए, ठीक है। जैसे एनएफएसए में आपको कहा कि एनएफएसए की लिस्ट का यूज़ करो, और कम्युनिटी कनेक्ट सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि उसका यूज़ करके फिर बाकी स्कीम्स में उनको एक्सेस मिल रहा है कि नहीं ये भी इंश्योर करो। जैसे एलपीजी कनेक्शन, बैंक अकाउंट, ईपीएफओ और आयुष्मान भारत, जो हेल्थ केयर प्रोग्राम्स भी हैं, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों का इंश्योर करो कि उनको मिले, ठीक है। तो ये था तीसरा सजेशन। चौथा इन्होंने कहा है विमेन एम्पावरमेंट को लेके एक तरीके से कहा है कि अगर आप देखो तो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन में करीब 70 लाख विमेन हैं, और वो किसके अंडर आती हैं, वो 7 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंडर आती हैं, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता लेके आप क्या करो कि जो डिप्राइव्ड हाउस होल्ड्स है उनका पूरा कवरेज करो मिशन मोड में, और वही इन्हीं विमेन को लेके आप बस्ती लेवल में विमेन कलेक्टिव्स भी बनाओ, ठीक है। तो एक तरीके से विमेन लीडरशिप की भी बात करिए, पहले तो वार्ड कमेटी और एक्स्ट्रा कमिटीज की बात करी, उसके बाद में विमेन कलेक्टिव की बात की है थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। पांचवा इन्होंने सजेशन दिया है कि जो माइग्रेंट्स आते हैं सिटीज में, तो उनको मतलब ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती है, रहने करने के लिए जगह नहीं होती, स्टार्टिंग में खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता है। तो इसके लिए इन्होंने बोला है कि आप एक माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर स्टैब्लिश करो, और मतलब इस तरीके के सेंटर्स स्टैब्लिश करो ताकि मतलब वही हाउसिंग वगैरह और ये सारा जो भी सपोर्ट है वो दिया जा सके। सिक्स्थ कहा है कि एक तो स्किलिंग, उसके बाद में जो स्किल्ड है उनकी अप स्किलिंग और रीस्किलिंग अपॉर्चुनिटीज भी दी जाए पुअर हाउस होल्ड्स को, ताकि वो काम भी करें और साथ साथ अपनी स्किल को भी अपग्रेड करें, ठीक है। सातवां सजेशन इन्होंने दिया है कि स्पेशली डेजिग्नेटेड टीम्स होनी चाहिए अर्बन लोकल बॉडीज में। तो जो म्यूनिसिपल बॉडीज होती हैं वहां पे एक अलग से जो टीम्स होनी चाहिए गरीबों के लिए। तो अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अब उनके पास में इतना रेवेन्यू तो होता नहीं, और खासकर जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद काफी ज्यादा रेवेन्यू लॉस भी हुआ है ना। तो ऐसे गवर्नेंस रिफॉर्म्स करने में टाइम भी लगेगा, तो इसलिए इन्होंने ये चीज सजेस्ट करी है कि लोकल बॉडीज की फाइनेंसिंग की जाए, और उसके लिए ऐसे प्रोफेशनल्स भी रखे जाएं, ऐसी टीम्स बनाई जाएं जिनके पास में स्पेशलाइज स्किल सेट हो, और वो खासकर गरीबों के लिए ही मतलब डेजिग्नेटेड रहें, ठीक है। 8th सजेशन उन्होंने दिया जो सेंसस टाउन्स होते हैं। सेंसस टाउन्स क्या होते हैं, आप ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लो, ये होती है रूरल ग्राम पंचायत लेकिन इनका कैरेक्टर अर्बन रहता है। सेंसस टाउन्स आर रूरल ग्राम पंचायत बट अर्बन इन कैरेक्टर। तो ये सेंसस टाउन्स और ऐसे कई सारे रूरल ग्रोथ क्लस्टर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया था अर्बन मिशन के लिए, मतलब कहीं ना कहीं उनमें अर्बन कैरेक्टर डालने के लिए, है ना। और उसमें काफी मीनिंगफुल काम भी किया गया है, और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइवलीहुड को लेके किया गया है, और इस तरीके के मतलब जो क्लस्टर्स हैं और ज़्यादा हमको एक्सपेंड करने चाहिए। फिर इन्होंने 9th चीज़ कही है कि जो स्कूल्स, हेल्थ, इन सब में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आंगनवाड़ीज जो हैं वो भी इसमें हेल्प कर सकती हैं, और आत्मनिर्भर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना जो है उसने भी प्रायोरिटाइज किया है कि अर्बन हेल्थ सेंटर्स को स्ट्रेंथन किया जाए, है ना। और फिर 10वीं चीज़ इन्होंने कही है मिनिमम वेजेस को भी इन्फोर्स करने का टाइम आ गया है। तो जो लेबरर्स हैं, फिर जो डोमेस्टिक हेल्प है, इनको मतलब मिनिमम वेज का एटलीस्ट क्राइटेरिया इनके पास होना चाहिए। और खासकर अब जब अगर देखें पूरे इंडिया की पॉपुलेशन तो एजिंग हो रही है, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है ना। तो इसलिए ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी दी जा सकती है केयर गिविंग की, है ना। अब जितना ज़्यादा आपको पता है कि फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं, तो वही है कि पेरेंट्स की देखभाल, आप एक शहर में दूसरे शहर में पेरेंट्स हैं, उनकी देखभाल करने के लिए आपको केयर गिवर्स चाहिए। तो ऐसे टाइम पे आप इन लेबर्स का, इन जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इनको आप ये अपॉर्चुनिटीज वही आफ्टर स्किलिंग एंड अपस्किलिंग आप इनको ये अपॉर्चुनिटीज भी दे सकते हैं। अब 11वीं चीज़ इन्होंने ये कही है कि बी आर अम्बेडकर ने ये होप किया था कि अर्बनाइजेशन से कास्ट हायरार्कीज चली जाएंगी, लेकिन उल्टा अब ये जो हमारी सिटीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा सेग्रीगेशन है। तो जो मास्टर प्लान्स हैं वो मतलब इस तरीके के आने चाहिए जिससे वर्किंग क्लास की नीड्स को भी फैसिलिटेट किया जा सके। ओके, आई होप आपने यहाँ से मेजर पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। अब एक्सप्लेन सेक्शन पे आते हैं। तो पहला आर्टिकल आया कि आपका कार इंश्योरेंस जो है वो कैसे आपके ड्राइविंग बिहेवियर से मतलब डिटरमिन होगा। तो एक्चुअली में IRDAI जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
उसने अलाउ किया है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को कि वो नई टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कंसेप्ट्स लेकर आ सकते हैं, जैसे पे एज यू ड्राइव, पे हाउ यू ड्राइव और फ्लोटर कवर, जो कि पार्ट रहेंगे आपके मोटर इंश्योरेंस पैकेज का। तो देख लेते हैं एक एक करके कि ये सब चीज़ें क्या हैं। पे एज यू ड्राइव यानी कि आप कितना ड्राइव करोगे उसके हिसाब से आप अपने इंश्योरेंस प्लान में पे करो, है ना। तो इसमें सीधे सीधे आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपका प्लान्ड यूसेज कितना होगा कवर ईयर में, और उसके बाद में आपको टेक्निकल सपोर्ट के थ्रू यानी जियो टैगिंग के थ्रू एक ऐप रहेगी, उससे आपको ट्रैक किया जाएगा। तो उससे पता चलेगा आपने जितना डिक्लेयर किया था उसके कंपैरिजन में आपने कितना ड्राइव किया। पे हाउ यू ड्राइव यानी आपका ड्राइविंग का बिहेवियर कैसा है इन टर्म्स ऑफ स्पीड और यूसेज, तो उसके लिए भी मतलब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, आपके बिहेवियर को ट्रैक किया जाएगा। देन देयर इज अ फ्लोटर कवर। तो फ्लोटर कवर क्या होता है, जैसे बाकी आपके हेल्थ कवर में भी रहता है, तो इसमें आपको एक या एक से ज़्यादा व्हीकल्स को भी आप कवर कर सकते हो एक साथ, ठीक है। एक ही पॉलिसी में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, आप अपने सारे व्हीकल्स को कवर कर सकते हो। तो अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी के लिए इन्होंने बताया टेलीमेटिक्स एक टर्म होता है। टेलीमेटिक्स क्या होता है, ये टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेटिक्स का मिक्स होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ड्राइविंग रिलेटेड डेटा होता है उसका ट्रैक रखा जाता है और स्टोर किया जाता है उसको, और जो भी आपकी ड्राइविंग हैबिट्स होती है तो उनको ट्रैक करने के लिए अलग से डिवाइसेज होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है टेलीमेटिक्स, याद रखना टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेटिक्स का मिक्स होता है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, तो अभी क्या होता है ना कि यूनिफॉर्म प्राइसिंग रहती है, जो भी आपका कवर रहता है तो आपके बिहेवियर पे बेस्ड नहीं रहता है। अब इससे क्या होगा कि जो लो यूसेज कस्टमर्स हैं, खासकर जो 10,000 किलोमीटर से कम चलाते हैं, तो उनको मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। हाँ, ये बात है कि इसके अलावा जो हाई यूसेज कस्टमर्स हैं तो उनको हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम देना पड़े, ओके। अब यहाँ पे सब कैटेगराइजिंग ओबीसीज के ऊपर एक आया है, क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो पहली बात तो याद रखना कि इसके लिए कमेटी बनाई गई थी जस्टिस जी रोहिणी की, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस थी दिल्ली हाई कोर्ट की। और तो ये सब कैटेगराइजेशन क्या है ओबीसीज का, तो जो मतलब ओबीसीज हैं उनको वैसे 27% रिजर्वेशन दिया जाता है जॉब्स और एजुकेशन में अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब डिबेट क्या आई है कि कुछ ही कम्युनिटीज, टोटल वैसे कितनी है लिस्टेड, वो है 2600, सेंट्रल लिस्ट में 2600 ओबीसीज हैं, लेकिन उसमें से ये डिबेट है कि केवल कुछ ही अफ्लुएंट कम्युनिटीज को जो है फायदा मिलता है इस रिजर्वेशन का, और अगर सब कैटेगराइजेशन हो जाए तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये जो कमेटी बनी थी इसकी डेट याद रखना 2 अक्टूबर 2017 को बनी थी, और कई बार इसको एक्सटेंड किया जा चुका है, 10 टर्म्स इसको एक्सटेंड कर चुके हैं। अब ये जो कमीशन है इसके पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस क्या थे या इसको क्या टास्किंग दी गई थी, तो 3 चीजें दी गई थी, बाद में एक और चीज ऐड की थी। तो पहली बात ये कही थी कि आपको ये देखना है कि कितना इनइक्विटेबल है, मतलब आप कह रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्विटेबल है तो कितना इनइक्विटेबल है वो निकालो, और मतलब किसको बेनिफिट मिला है किसको नहीं मिला है, जो भी मतलब ब्रॉड कैटेगरी है उसमें करो, ठीक है। और उसके बाद में फिर आप एक ऐसा मैकेनिज्म या क्राइटेरिया निकालो, एक साइंटिफिक अप्रोच हो जिससे ऐसे ओबीसीज का फिर सब कैटेगराइजेशन किया जा सके, ठीक है। पहले समझना था कि कितना इनइक्विटेबल है डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपको ये चीज़ निकालनी थी, एक अप्रोच निकालनी थी, एक मैकेनिज्म निकालना था कि सब कैटेगराइजेशन कैसे करना चाहिए। फिर आपको वो एक्सरसाइज करनी थी कि आप जो भी कास्ट, कम्युनिटी, सब कास्ट या फिर सिनोनिम्स हैं उनको फिर अपनी अपनी सब कैटेगरी में क्लासीफाई करो, ठीक है। उसके बाद में 2020 में एक और टर्म जोड़ा गया था कि जितनी भी एंट्रीज हैं उनको अच्छे से स्टडी करो, और उसके बाद में कोई भी अगर रेपिटेशन है, एम्बिगिटीज है, इनकन्सिस्टेंसी, एरर होता है ना कई बार, डुप्लीकेशन या फिर एक ही कास्ट 2 नाम से आ गई है या क्या, उस चीज़ को एलिमिनेट करो। अब इसके एक वैसे मेंबर थे जो कि पहले जर्नलिस्ट रह चुके हैं, जितेंद्र बजाज, तो उनको इंडियन काउंसिल ऑफ साइंस सोशल साइंस रिसर्च का भी चेयरपर्सन बनाया गया है। तो ये तो एक एडिशनल फैक्ट है, आप ऐसे ही अपने पास में लिख सकते हो, ठीक है। अब जो कमेटी है उसको चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े, तो पहली बात तो ये है कि उनके पास में डेटा ही नहीं है कि पॉपुलेशन जो है हर कम्युनिटी की वो कैसे है। तो मतलब आपको जब पता होगा कि इतनी इतनी पॉपुलेशन है, फिर आपको पता होगा कि इतनी जॉब्स मिली हैं, तब तो आप कंपेयर कर सकते हो, तो फिर वो कंपेयर किस बेसिस पे करें। और इसके अलावा तो इन्होंने मतलब ये चीज़ कही भी थी
कि आप है ना हमें थोड़ा बजट एलोकेट करो ताकि एक हम ऑल इंडिया सर्वे कर सकें जिसे हम कास्ट वाइज पॉपुलेशन ओबीसीज की निकाल सकें। लेकिन फिर बाद में उन्होंने खुद ने कमेटी ने मना कर दिया था कि नहीं करना है। वैसे सेंसस 2021 के लिए पहले होम मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया था कि ओबीसीज का डेटा कलेक्ट किया जाएगा, पर उसके बाद में गवर्नमेंट भी चुप है और उल्टा ओबीसीज ये कह रहे हैं कि आप है ना करो, मतलब प्रॉपर निकालो कि कितने कितने हैं। ठीक है, अभी तक की अगर फाइंडिंग्स पूछी जाए तो क्या है, तो ये पता चला है कि जितनी भी जॉब्स और एजुकेशनल सीट्स हैं उसमें से 97% यानी ऑलमोस्ट ही जितनी भी जॉब्स और एजुकेशनल सीट्स हैं वो केवल 25% सबकास्ट को गई हैं। ठीक है, अब इस 97% की भी 25% जो हैं वो केवल 10 ओबीसी कम्युनिटीज़ के पास गई हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये आप लिख ही लेना कि 983 ओबीसी कम्युनिटीज़ यानी 37% जो ओबीसी अभी कितनी बताई थी, 2600 है ना, 2600 में से 37% जो हैं उनको ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन मिला है जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, तो ये था इस कमेटी के बारे में। लास्ट एक आर्टिकल अब हम देख लेते हैं। तो एक वर्ड आया है डेरेचो, तो ये एक्चुअली में यूएस में अभी स्टॉर्म आए थे जिसकी वजह से पूरा जो स्काई था वो ग्रीन हो गया था, ग्रीन कलर का दिख रहा था। तो ये डेरेचो क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन स्टॉर्म होता है और ये ज़्यादातर यूएस में ही देखने को मिलता है, पर दूसरी जगहों पे भी देखा गया है, वैसे रशिया जर्मनी में भी देखा गया है। तो डेरेचो की डेफिनेशन दी है यूएस नेशनल वेदर सर्विस ने। इन्होंने कहा है कि एक वाइड स्प्रेड लॉन्ग लिव्ड स्ट्रेट लाइन, इसका मेन चीज़ याद रखना स्ट्रेट लाइन में होता है ये विंड स्टॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत तेज़ी से जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं उनकी पूरी बैंड जो है वो मूव करती है। और ये वर्ड जो है डेरेचो या डेरेको, आई डोंट नो कि इसका क्या सही होगा प्रोनाउंसिएशन, आप बता सकते हैं। तो ये जो आया है वर्ड, ये स्पेनिश वर्ड ला डेरेचा से आया है जिसका मतलब होता है स्ट्रेट। तो इसलिए ये टॉर्नेडो या साइक्लोन की तरह गोल नहीं घूमता है, ये स्ट्रेट लाइन में होता है। और वैसे ये वार्म वेदर फिनोमेना होता है, इसलिए ज़्यादातर समर टाइम में होता है और बहुत ही रेयर होता है। और इसमें अगर विंड की स्पीड देखें तो कम से कम 93 किलोमीटर पर आवर होती है। और जो उसका पूरा अगर आप देखो लेंथ कितनी होती है या फिर वो मतलब डैमेज करने की जो विंड की पूरा एरिया कितना होता है, तो वो करीब 400 किलोमीटर से ज़्यादा का एक्सटेंड करता है। ठीक है, अब ग्रीन स्काई क्यों हो जाता है, तो कई सारे थंडरस्टॉर्म्स जो हैं वो ग्रीन स्काई में रिजल्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि जो लाइट होती है वो उस मतलब क्लाउड्स में जो वाटर है उसके साथ में इंटरेक्ट करती है, जिसकी वजह से ऐसे ग्रीन टाइप का दिखता है। ओके, और एक और चीज़ है ना, वॉशिंगटन पोस्ट की जो रिपोर्ट थी उसने कहा था कि जो बिग रेन ड्रॉप्स होते हैं और जो हेल होती है वो सारी वेवलेंथ्स को, विबग्योर की सारी वेवलेंथ्स को स्कैटर कर सकती है, लेकिन ब्लू वाली जो है उसको नहीं स्कैटर कर पाती है, जिसकी वजह से जो प्राइमरली उसका कलर होता है वो ब्लू लाइट होती है ना। स्टॉर्म क्लाउड के अंदर ब्लू लाइट रहती है, लेकिन ये अक्सर दोपहर को या शाम को होता है, तो उस टाइम पे सनलाइट जो होती है वो रेड येलो कलर की होती है। तो जब ये रेड येलो के साथ कंबाइन करता है तो वो ग्रीनिश कलर दिखता है। ओके, और मैंने आपको बताया ज़्यादातर सेंट्रल और ईस्टर्न यूएस में ही आता है। और सुपर डेरेको करके आया था, ये मई 8, 2009 में आया था और ये सबसे ज़्यादा इंटेंस और अनयूजुअल डेरेचोस था जो कि देखा गया था। ओके, और अच्छा हाँ, ये जो डेरेचोज हैं या डेरिकोज हैं जो भी है, तो इसको 3 में डिवाइड किया गया है। 3 क्लासिफिकेशन है इसके, मीटेरोलॉजिस्ट ने जो दिए हैं वो है प्रोग्रेसिव, सीरियल और हाइब्रिड। प्रोग्रेसिव क्या होता है, वो एक शॉर्ट लाइन होती है थंडरस्टॉर्म्स की, और प्रोग्रेसिव वाली जो होती है ना वो पतली होती है। तो एक शॉर्ट लाइन होती है और पतली होती है और ये हंड्रेड्स ऑफ माइल्स ट्रैवल कर सकती है और ये समर में ही होती है। सीरियल डेरिको क्या होता है, ये एक एक्सटेंसिव स्क्वॉल लाइन होती है, यानी काफ़ी ब्रॉड होती है और काफ़ी वाइड होती है, काफ़ी लंबी होती है और बहुत बड़े एरिया में होती है। तो याद रखना, प्रोग्रेसिव शॉर्ट और नैरो होती है और सीरियल वाइड और लॉन्ग होती है और बहुत बड़े एरिया में होती है और ये स्प्रिंग या फॉल के टाइम पे होती है। और हाइब्रिड जो होती है उसमें दोनों के फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो ये था इस वीडियो से। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर से कह रही हूँ, लाइक और शेयर कर देना। और दैट इज़ इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।